हेलो एवरीवन, ज्ञान मंच में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जियोमॉर्फोलॉजी वाले जो सीरीज चल रहा है उसका आज इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में समझने वाले हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझने वाले हैं। वो पिछले वाली जितना वीडियो है उसमें उसी की सीरीज से हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी अंतिम की ओर। तो इसमें हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर लेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अर्थ हुआ कि पृथ्वी के अंदर क्या है। अगर कोई पृथ्वी है तो इसके अंदर हम क्या है, इसके अंदर क्या अध्ययन करेंगे जिससे हमें इसके आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। इसके अंदर क्या भरा है क्या नहीं। तो इसमें कुछ हम पहले इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं कि इसके बारे में हम जानकारी क्यों प्राप्त करना चाहें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना हमें क्या ज़रूरी पड़ गया। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें समझना चाहिए कि आखिर पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो उससे क्या निकलता है, उससे जो लावा निकलता है कहाँ से आता है लावा, इस बारे में समझना ज़रूरी है कि नहीं। जो समझना हमें ज़रूरत पड़ा। शुरुआत के वैज्ञानिकों को या फिर किसी भी लोगों को उतना स्रोत नहीं था आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए। कोई स्रोत था नहीं पहले, उतना साइंस उतना डेवलप था नहीं कि हम इसके बारे में जान सके कि नहीं कैसे पता चलेगा आंतरिक भाग में क्या है क्या नहीं है। तो धीरे धीरे ही सही, तो पहले वाले जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों को समझ में आने लगा कि पृथ्वी से अगर ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहा है तो कहीं से तो कुछ आ रहा है लावा। अगर धरती के अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें लावा उत्पन्न आता है, तो ये लावा आ कहाँ से रहा है, इसके अंदर कुछ तो है पृथ्वी के। अगर हम पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं तो इधर सॉलिड है, लेकिन अंदर से ही लावा कहाँ से आ रहा है, आग कहाँ से उगला रहा है। इसके बारे में कुछ आदमी को समझ में आया, कुछ सोचा, समझ में आया कि आखिर अंदर में कुछ तो है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बेहद ज़रूरी है। तो इससे वैज्ञानिक इसमें कुछ जुट गए कि इसमें कुछ स्रोत देखना शुरू कर दें कि इसका स्रोत कैसा कैसा रहेगा, कि इसके बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसमें शुरुआत में क्या हुआ कि लोगों को समझ में, अब हम समझते हैं कि इसके बारे में जानकारी क्यों प्राप्त करें हम। तो ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होते हैं, या फिर इसके आंतरिक भाग में किस प्रकार के खनिज हैं, कहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, आखिर भूकंप आता है तो धरती कंपन क्यों होता है, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमें बेहद ज़रूरी था। इसीलिए हमें आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कुछ स्रोत का सहारा लेंगे और उससे हम आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करेंगे। शुरुआत में क्या हुआ कि प्रारंभ में ही पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करना लोग चाहते थे, बहुत चाहते थे। मानव को जिज्ञासा था कि आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करें, आश्चर्य का विषय भी रहा था। तो मानव निम्नलिखित कारण से ही इतना जानकारी प्राप्त करने के बारे में उत्सुक हुए। शुरुआत में सोचे कि यहाँ के अंदर से तब पदार्थ निकलता है, पिघला पदार्थ क्यों निकलता है, इस सब के बारे में सोच समझ कर आगे जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ स्रोत ढूंढे। तो स्रोत में हम कुछ दिखाते हैं। स्रोत में है कि एक प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष के मतलब है कि हम जिसे हम देख सकते हैं, जो हमें नज़र आए। ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब क्या हुआ, जो हमें नज़र आए, जिसको हम अपनी आँखों से देखकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अगर हम पृथ्वी के कोई अगर अर्थ है, अर्थ को हम अगर खनन करेंगे, हम पृथ्वी के अंदर खनन करेंगे तो हमें प्रत्यक्ष नज़र आएगा। अगर कोई ड्रिलिंग करेंगे, ड्रिल कर देंगे, या फिर इससे कुछ ज्वालामुखी बाहर आए, चाहे तो इसके अंदर हम जाएँ, चाहे इससे अंदर से कोई बाहर आए, तो ना इसके बारे में हम जानकारी। अगर कोई घर है, ठीक है, ये घर बंद है, घर से कोई आदमी अगर बाहर आएगा, चाहे हम घर के अंदर जाएंगे, तब ना पता चलेगा कि अंदर कौन है। यही इसी तरह से पृथ्वी है। तो पृथ्वी के अंदर या तो हम लोग जाएंगे, या फिर हमारा साइंस जाए जिसे हमें प्रत्यक्ष नज़र आया, या फिर इसके अंदर से कुछ बाहर निकले जो हमें दिखाई दे, तब हमको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। हम इस पर जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो हम शुरुआत में हम क्या किए कि इसके खनन पर कार्य शुरू किए, और ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा था तो उसके बारे में कुछ अध्ययन किए। तो खनन प्रक्रिया में हम क्या किए कि हम माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। ठीक है, माइनिंग प्रोजेक्ट में कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। माइनिंग प्रोजेक्ट का मतलब हुआ कि इसका क्या हुआ, माइनिंग प्रोजेक्ट का हुआ कि माइनिंग प्रोजेक्ट जब निकाला गया
कि माइनिंग करना है हमको पृथ्वी के अंदर से। तो माइनिंग प्रोजेक्ट में हम एक 2 तरफ से करा गया। वो कोला नाम का एक कोला माइनिंग प्रोजेक्ट है, कोला माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ठीक है। कोयला माइनिंग प्रोजेक्ट है। एगो और किया गया है जो डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट किया जाए, यानी कि समुद्र के अंदर डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है। कोला माइनिंग, कोला कहाँ है? कोला एक रूस में कोला प्रायद्वीप है, यानी कि रूस के एक कोला प्रायद्वीप में ये हम प्रोजेक्ट को शुरुआत किए हैं, वैज्ञानिकों ने शुरू किया। और वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी के अंदर से कुछ गया, पृथ्वी के अंदर से हमने जब ड्रिलिंग किया इसके अंदर, तो इसमें क्या जानकारी प्राप्त हुआ कि देखा गया कि यहाँ से धीरे-धीरे हम तो यहाँ तक लोहा पे ड्रिल कर रहे थे, मशीन से ड्रिल कर रहे थे। ये ड्रिल की क्या होगा, 12 से जब 15 किलोमीटर हुआ ना, 12 से 15 किलोमीटर के जब अंदर हम गए, अंदर गहराई की तरफ, तो ये ड्रिलिंग मशीन टूट गया। तो टूट गया तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी का इतना हार्ड मिट्टी कहाँ से आ गया कि तोड़ दिया ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। हमारे जो लोहा का बना हुआ ड्रिलिंग प्रोजेक्ट होता है हार्ड, वो हमको टूट गया, जिससे हमें पता चला कि आंतरिक भाग में अगर ये टूटा तो हम सोचें, आखिर वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला कि टूटेगा क्यों, इसके अंदर इस लोहे से ज़्यादा डेंसिटी वाले कुछ पदार्थ होंगे तब नहीं टूट गया, ऐसे तो नहीं टूटता। 12 से 15 किलोमीटर अगर अंदर हम गए तो इसके अंदर है कितना इसका रेडियस, अगर पृथ्वी का रेडियस बोला जाए तो 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम 12 से 15 किलोमीटर जा रहे हैं, हमारा ड्रिलिंग प्रोजेक्ट टूट रहा है, तो हम 12-15 किलोमीटर के अंदर में क्या जानकारी प्राप्त कर लेंगे, इससे तो जानकारी पूरी तरह से नहीं प्राप्त होगा। यानी कि इतना से हमें ये नज़र आ गया कि इसके पृथ्वी के आंतरिक जो भाग हुआ वो कठोर है, ठीक है, यानी कि इसका डेंसिटी हाई है, डेंसिटी बहुत हार्ड है। इसके आंतरिक भाग में क्या चट्टान है, जितना आंतरिक भाग का चट्टान हार्ड रॉक के बना हुआ है, ये सब हार्ड रॉक है, बाहरी से बहुत हार्ड रॉक है। अब इसके अंदर फिर हम सोचे कि 12-15 किलोमीटर अंदर गए हुए किए और अंदर जाकर देखते हैं। तो अगर हम धरातल की सतह जो स्थल मंडल से अगर हम यहाँ से हम जो पर्वतीय यानी कि या फिर प्रायद्वीप की तरह से हम देखेंगे तो हमें 12-15 किलोमीटर गया। अब हम सोचे कि हम समुद्र के अंदर चल जाते हैं, ये तो हमें यहाँ पर प्रायद्वीप है, लेकिन यहाँ समुद्र में तो कुछ गहराई हमको मिल जाएगा, तो समुद्र में कुछ गहराई मिल जाएगा, वहाँ से हम ड्रिल करके देखेंगे तो वहाँ से क्या नज़र आता है, वहाँ से तो कुछ अंदर और जाएंगे हम। तो यहाँ से भी 4-5 किलोमीटर अंदर गए ना तो वो भी वही हाल हुआ, यहाँ भी टूट गया ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। और दुनिया में सबसे गहरा अगर स्थान दिया जाए तो मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना गर्त बोलते हैं, जो 11 किलोमीटर है। सबसे गहरा क्या है? मैरियाना गर्त, जो 11 किलोमीटर की गहराई में है, ठीक है। यहाँ से भी देखा गया तो ये ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुए, टूट गया। एक गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन से भी देखा गया। गोल्ड माइन कहाँ है? गोल्ड माइन है जो साउथ अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग में, जिसको बोलते हैं ट्रांसवाल बोलते हैं, ट्रांसवाल जो गोल्ड माइन को अच्छा लिखते हैं, ट्रांसवाल गोल्ड माइन प्रोजेक्ट, गोल्ड माइन जो कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। यहाँ से भी देखा गया तो यही हाल हुआ, यहाँ से भी टूट गया। 5 किलोमीटर इसका गहराई है, 5 किलोमीटर अंदर है। इसमें भी क्या हुआ कि इसके टूट गया ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये भी काम नहीं हुआ। यानी कि हम ड्रिलिंग प्रोजेक्ट से कितना निष्कर्ष निकाल लिए, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट से हम सिर्फ इतना ही देख लिए 5 से 10 यानी 15 किलोमीटर हाईएस्ट, 15 से 16 किलोमीटर अंदर के हम बारे में समझे कि यहाँ के अंदर हार्ड रॉक है, हमारी सतह से ज़्यादा हार्ड डेंसिटी वाले रॉक हैं जो हमारे ड्रिल प्रोजेक्ट को तोड़ दे रहा है। अब हम ये तो हमारे जो फेल हो गया, ये खनन प्रक्रिया से तो हम उतना डिस्कस नहीं निकाल पाएंगे पृथ्वी के आंतरिक में क्या है। अब हम दूसरा अपनाएंगे, हम ज्वालामुखी अगर हम अपनाएंगे तो ज्वालामुखी में क्या होगा कि अंदर से कुछ पदार्थ निकलेंगे पृथ्वी जैसे कोई अर्थ है, यहाँ से इसके अंदर से कहीं मैग्मा चेम्बर से बना, मान लो यहाँ से मैग्मा निकला, यहाँ से मैग्मा बाहर आया, पृथ्वी पर आया, तो इसके अंदर से तो लावा निकला, लावा एकदम तरल, एकदम गर्माहट वाला 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला निकला बाहर। अब क्या हुआ कि ये मैग्मा पाइप से बाहर निकला, ठीक है।
अब क्या हुआ कि इसको हम अध्ययन किए, जो मैग्मा बाहर आया सतह पे, तो इसका हम सतह पर मैग्मा आया, तो मैग्मा, तो इसका हम अध्ययन किए, ठीक है, अध्ययन किए तो क्या हमें प्राप्त हुआ कि एक टेम्परेचर इसका हाई है, अध्ययन यही ना, टेम्परेचर इसका हाई है, हाई टेम्परेचर हो गया इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा क्या हम प्राप्त कर लिए कि इसके अंदर भाग में कि इसमें जो पदार्थ है टेम्परेचर हाई, पहले हो गया टेम्परेचर हाई, और दूसरा के जो मेटल है लोहा और निकेल की मात्रा इसमें ज़्यादा है, और तीसरा क्या हुआ कि लिक्विड स्टेट में है, यानी कि प्लास्टिक स्टेज में होता है, लिक्विड मतलब टोटल लिक्विड नहीं होता है, प्लास्टिक फेज में होता है, मैग्मा प्लास्टिक फेज में होता है, ठीक है, प्लास्टिक फेज में है। हमें इतना जानकारी प्राप्त कहाँ से हुआ, तो ये ज्वालामुखी से हुआ, वोल्केनिक, यहाँ से ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी के स्रोत से टेम्परेचर हाई मिल गया हमें, फेरस निकल के विद्यमान इसमें मिल गया, यहाँ पर ही कुछ हो गया कि ये हाई प्रेशर इसमें भी इसके मिल गया, अंदर तापमान बढ़ रहा है यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसके अंदर प्रेशर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी हमें अनुमान निकालने, आंतरिक संरचना से कुछ संबंधित जानकारी प्राप्त हो गया यहाँ से कि नहीं, ज्वालामुखी के विस्फोट से। अब यहाँ से हम एक और यहाँ पे जो हम एक फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट का मतलब एक अगर हम 32 मीटर की गहराई में जाएंगे, प्रत्येक अगर हम 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में वृद्धि होती है। लेकिन अगर तुम सोचो कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होता है, ये लगातार नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तो 1 मीटर पे 1/32 डिग्री सेल्सियस, उसी तरह 6400 किलोमीटर पर चल जाएगा तो 6400, फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसका हो जाएगा। तो इतना नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि अंदर की तरफ जाओगे, ज़्यादा गहराई के अंदर जाएंगे पृथ्वी के, तो हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट की मात्रा कमते जाती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर 32 मीटर की गहराई, हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ते चल जाएगा, ऐसा नहीं बात है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तब तक ही होता है जब तक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की मात्रा ज़्यादा हो। अगर धीरे धीरे वैसे कमेगा टेम्परेचर की, जो 1 मीटर की गहराई, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे कमता जाएगा, फिर 32 से और आगे बढ़ेगा, फिर और 64, 65, 1 किलोमीटर ऐसे चल जाएगा और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा। और ज़्यादा अंदर जाएंगे तो उसके अंदर भी प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्योंकि वहाँ अंदर भारी पदार्थ की मात्रा है, जो फेरस निकल ऑलरेडी भारी हैं, बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। और इसमें कुछ इतना प्रोजेक्ट में ज्वालामुखी से हम इतना निष्कर्ष निकाल लें कि अंदर क्या हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या पता चला, खनन से क्या पता चला कि 10-12 किलोमीटर के अंदर में गए और क्या प्राप्त जानकारी हासिल किए कि अंदर का जो पदार्थ है या फिर जो चट्टान है, वो हमारी सतह का चट्टान से ज़्यादा डेंसिटी वाले हार्ड हैं, यानी हार्ड हैं, हार्ड रॉक हैं। और दूसरा ज्वालामुखी से क्या है प्राप्त हुआ कि अंदर टेम्परेचर हाई है, प्रेशर हाई है, फेरस निकल की मात्रा ज़्यादा है, और लावा के रूप में, यानी कि टेम्परेचर अंदर हाई तो लावा बना दिया। टेम्परेचर अगर 400 डिग्री सेल्सियस किसी भी चीज़ पे रहेगा तो अंदर का लावा बन जाएगा, कोई भी चीज़ रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगा, पिघल जाएगा। तो अब हम प्रत्यक्ष स्रोत में दोनों देख लिए, दोनों से जानकारी प्राप्त कर लिए कि टेम्परेचर अंदर हाई जाएंगे तो 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, लेकिन सीमित, एक ज़्यादा पूरी तरह से नहीं, हर समय पर नहीं बढ़ेगा 32 मीटर, वो तो अभी बताएं। और दूसरा, अब ये दोनों की जानकारी हम प्राप्त करके अब हमें तो उतनी जानकारी प्राप्त नहीं हुआ, आंतरिक कोर में तो हम नहीं गए कि अंदर सबसे हार्ड जो अंदर जो कोर है वो सॉलिड स्टेट में है, तो हमें प्राप्त नहीं हुआ जानकारी। वो जानकारी कहाँ से प्राप्त होगा, तो वो सिस्मिक बेस से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि अंदर सॉलिड क्यों है, कैसे हमें पता चला कि पृथ्वी के कोर जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, इंटरनल हो, जो आउटर कोर और इनर कोर होता है, तो इनर कोर सबसे जो सॉलिड होता है और आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये जानकारी हमें सिस्मोलॉजी से मिलेगा, तरंग से मिलेगा, ठीक है। अब हम पर चल लेते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत में। अप्रत्यक्ष स्रोत में हमें यही जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें हम घनत्व, तापमान और दाब पर चलेंगे कि डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो इतना तो हम जानकारी, अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना और प्रत्यक्ष स्रोत में कौन सी हो जाएगा,
घनत्व और पृथ्वी के आंतरिक संरचना। अब डेंसिटी से चलते हैं, तो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी अगर हम समझल जाए कि डेंसिटी किसको कहेंगे हम? डेंसिटी हम कहल जाएगा तो डेंसिटी का मतलब है कि अगर कोई पदार्थ में किसी भी पदार्थ है, मान लो यहाँ एक पदार्थ है, इसमें अणु है, ठीक है, इसमें पार्टिकल इसमें है अंदर, पार्टिकल के अगर बीच में अगर स्थान कम है तो इसका डेंसिटी हाई ज़्यादा है। अगर इसका बीच में स्थान ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगा, यानी सघनता कम होगा। यानी कि कहल जाएगा कि घनत्व की सहायता से किसी भी पदार्थ के हम अंदर अणु की व्यवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं कि नहीं? यानी कि अधिक किसी अणु की व्यवस्था में अगर अणु दूर दूर है तो क्या होगा? डेंसिटी कम होगा। अगर अणु दोनों पास पास में है, बहुत ज़्यादा इसमें भीड़ है, एकदम धीरे, एकदम कहीं जगह स्पेस नहीं है, तो यानी कि डेंसिटी इसका हाई होगा। तो इससे यही पता चलता है। अब हम पृथ्वी के सतह के बारे में समझते हैं, पृथ्वी के आंतरिक बारे में। पृथ्वी के सतह से जब केंद्र की तरफ जाते हैं, अगर कोई पृथ्वी है, इसके सतह से हम केंद्र की तरफ जाएंगे, सतह से केंद्र की तरफ जाएंगे तो क्या होता है कि घनत्व में वृद्धि होता है, यानी कि डेंसिटी बढ़ता है इसके अंदर में, डेंसिटी में, यानी कि डेंसिटी बढ़े का मतलब क्या हुआ कि अंदर सघन होता है, ज़्यादा सघनता अंदर आती है। और जिसके प्रमुख कारण क्या है कि आंतरिक भाग में उपस्थित प्रेशर ज़्यादा है। इसमें क्या हुआ? घनत्व ज़्यादा बढ़ गया। ज़्यादा क्यों बढ़ा? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हुआ। प्रेशर ज़्यादा बढ़ने से क्या हुआ? घनत्व में वृद्धि हुई। प्रेशर कोई भी अगर ठोस सॉलिड है, इसको बहुत ज़्यादा दबा देंगे चारों तरफ से, तो ये क्या होगा? इसके अंदर में अणु जो होगा एकदम नज़दीक हो जाएंगे नहीं। अगर कोई रबड़ को ही लोगे, रबड़ को बहुत ताकत लगा कर दबाया जाए तो एक छोटा रूप धारण कर लेगा, उसके अंदर में इतना हार्ड हो जाएगा कि वो फिर मुड़ेगा नहीं, ऐसा हो जाता है। यानी कि दबाव बढ़ा देंगे तो इसके अंदर में क्या होगा? डेंसिटी बढ़ जाएगा। अब बढ़ता हुआ दबाव क्या होता है? एक निश्चित सीमा तक घनत्व में वृद्धि कर सकता है। मान लो एक इसके अंदर बहुत इतना प्रेशर बढ़ा देंगे कि इतना सॉलिड हो गया कि इतना से ज़्यादा अब कभी भी और छोटा नहीं हो सकता, यानी कि एक निश्चित सीमा तक हो गया कि नहीं? डेंसिटी जितना ही हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एक निश्चित सीमा के से ज़्यादा तो डेंसिटी नहीं बढ़ेगा। एक निश्चित सीमा के बाद डेंसिटी एक इतना हार्ड हो जाएगा कि फिर इसको अलग करना, यानी कि फोड़ना, यानी कि तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी के केंद्र की तरफ अगर उपस्थित इसमें है तो पहले से ही इसमें क्या हुआ? अधिक घनत्व वाला है। फेरस और निकेल, Fe और Na बहुत पहले से ही, यानी कि डेंसिटी पहले से भी इसमें ज़्यादा है और अंदर प्रेशर भी बढ़ रहा था कि और डेंसिटी होगा, ठीक है। अब डेंसिटी के बारे में समझ लिए, घनत्व के बारे में, यानी कि पृथ्वी के अंदर की तरफ जाएंगे तो हम डेंसिटी बढ़ेगा। यहाँ से हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे ही हम जाएंगे डेंसिटी में वृद्धि होगा, टेम्परेचर में वृद्धि भी होगा और ऑलरेडी ही फेरस निकेल की डेंसिटी ज़्यादा है और वो अंदर हमारे पृथ्वी के अंदर भी विद्यमान है। यहाँ से इतना जानकारी प्राप्त कर लिए। अब आगे की जानकारी में क्या प्राप्त करेंगे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना और तापमान, टेम्परेचर को लेकर चलेंगे, ठीक है। टेम्परेचर में क्या होता है? यदि किसी पृथ्वी को गर्माहट पर, टेम्परेचर का मतलब होता है क्या? पहले टेम्परेचर का मतलब समझ लेते हैं। टेम्परेचर का मतलब है कि गर्माहट या फिर ठंडेपन को मापता है। तापमान की मतलब है कि ठंडे या गर्म का अनुभव हमें दिलाता है। तापमान क्या होता है? अगर किसी चीज़ को हम छू रहे हैं तो अगर ठंडा लग रहा है तो ठंडा होगा, टेम्परेचर उसका कम है। और किसी चीज़ को हम छू रहे हैं तो गर्म है, यानी कि टेम्परेचर उसका हाई है। पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ अगर हम जाते हैं, पृथ्वी की अगर सतह है, पृथ्वी के सतह से अगर हम केंद्र की तरफ जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर में वृद्धि होगा। गर्माहट, टेम्परेचर के अंदर जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, यानी लावा जब वहाँ से बाहर निकलता है कितना गर्म रहता है, यानी कि टेम्परेचर में वृद्धि है। तो टेम्परेचर की वृद्धि के बढ़ता क्यों है? यानी कि प्रेशर इसके अंदर में ज़्यादा होगा। प्रेशर तो पहले ही देख लेंगे, प्रेशर ज़्यादा है, डेंसिटी भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है। अब दूसरा बात यहाँ कि आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे भी है। अभी बोले थे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है? ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये क्या करता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हमेशा एनर्जी रिलीज करते रहता है, एनर्जी रिलीज करता है, रिलीज करने में ज़्यादा रिलीज करता है। रेडियो अगर हम यहाँ पे देख दो, यहाँ पे अगर यूरेनियम चाहे यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अगर इसको रख देंगे ना यहाँ पे, अगर रूम बंद कर दिया जाए, तो रख दिया जाए तो पूरा टेम्परेचर बढ़ा देगा। इसी तरह से पृथ्वी के अंदर में भी विद्यमान होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यहाँ पर क्या मान लो, यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यहाँ पे,
तो ये क्या करेगा, पृथ्वी के आंतरिक टेम्परेचर को बढ़ाएगा, टेम्परेचर तो निकाल रहा है, तो यानी कि टेम्परेचर अंदर बढ़ेगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में टेम्परेचर बढ़ रहा है। केंद्र से मुक्त होने वाली जो ऊष्मा है, जो केंद्र में क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एनर्जी हमेशा रिलीज कर रहा है, सॉरी, तो केंद्र से क्या हो रहा है, रिलीज एनर्जी कर रहा है और हमें ऊष्मा दे रहा है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में और ऊष्मा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, चूंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होता है कि तापमान अधिक है, जिसका कारण क्या हुआ, आंतरिक भाग में चट्टान पिघली हुई है अवस्था में है। आज इसका परमाणु में क्या मिलता है, परमाणु में भी हम देखे थे कि पिघली अवस्था में कहाँ है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब हमें प्राप्त हो जाता है कि हमें यहाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है कि अंदर पिघली हुई अवस्था में यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है। और क्या हुआ कि सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय एलिमेंट उसमें है, उसमें इसीलिए और धीरे धीरे जब कमता है, तो कमता है कब, टेम्परेचर अभी हम बोले थे कि 32 मीटर की गहराई पर डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, और हर समय के लिए नहीं, धीरे धीरे और अंदर जाएंगे तो कमेगा। क्यों, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट हर जगह समान नहीं है, हर जगह उतना नहीं है जितना सभी जगह एक समान नहीं होते हैं, कुछ परत में है डेंसिटी वाइज ना। अगर पृथ्वी को अगर बांटल जाए तो हर जगह हर प्रकार की डेंसिटी है, एक यहाँ और इसको ले लो और एक और ले लो पृथ्वी, तो यहाँ हर जगह हर प्रकार अलग अलग डेंसिटी वाले यहाँ पे हैं। यानी कि D1 यहाँ पर ही हम D1 ले लेते हैं, डेंसिटी 1, D1, D2, D3 अलग अलग डेंसिटी वाले हैं। तो हर जगह एलिमेंट सेम नहीं ना होंगे, यहाँ पे कुछ दूसरा एलिमेंट होंगे, कुछ दूसरा यहाँ होंगे, यहाँ पे कुछ दूसरा होंगे। हर जगह का डेंसिटी अलग है, यानी कि हर जगह में पदार्थ की मात्रा अलग अलग हैं, हर जगह पदार्थ की प्रकृति अलग अलग है। तो हम तापमान से समझ लिए कि तापमान के बारे में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना दोनों को रिलेट करके देखल जाए, तो यानी कि पृथ्वी के अंदर केंद्र की तरफ जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगा और टेम्परेचर पृथ्वी के अंदर को रिलीज करता रहेगा तो बढ़ाता रहेगा। इसीलिए तो होता है कि अंदर तो पृथ्वी के अंदर तो हमेशा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये टेम्परेचर मान लो अगर यहाँ पे बढ़ रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और विस्फोट अगर भूकंप ना आए, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट ना, भूकंप नहीं, ज्वालामुखी विस्फोट ना हो और टेम्परेचर इसमें एगो रेडियो एलिमेंट यहाँ पर है, यहाँ से रिलीज कर रहा है, पूरी तरह से रिलीज कर रहा है, यहाँ पे है यहाँ से रिलीज कर रहा है, यहाँ पे है यहाँ से रिलीज कर रहा है, यहाँ पे रिलीज कर रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एनर्जी खूब रिलीज कर रहा है, और ये यहाँ से कहीं फट नहीं रहा है। अगर एक समय ऐसा आएगा कि इसके अंदर इतना टेम्परेचर हाई हो जाएगा, इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि इसको पूरा विस्फोट होने पर मजबूर हो जाएगा। और जब अगर नहीं यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट होंगे, कहीं कहीं से ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होंगे, तो क्या होगा, पूरा पृथ्वी विस्फोट हो जाएगा, पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, फाट जाएगा। टेम्परेचर को रिलीज इसीलिए करता है, पृथ्वी अपने अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज्वालामुखी विस्फोट करता है और अपने अंदर की ऊष्मा को बाहर निकालता है, ताकि हमारे पृथ्वी के अंदर व्यवस्थित तरीक़ा से सब कुछ रहे। अगर नहीं निकालेगा तो पूरा पृथ्वी फट जाएगा। इसीलिए यहाँ तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगातार एनर्जी दे ही रहा है पृथ्वी के अंदर, और ये न निकलने का मतलब, न निकलेगा तो क्या होगा, फाट ही जाएगा ना। अगर किसी भी रूम के अंदर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या फिर रूम हीटर चाहे कोई चालू कर दे रहे हैं, इतना एक बार इतना गर्म हो जाएगा, वो एक इतना हीट हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फाटेगा नहीं, क्योंकि वो पूरी क्लोज नहीं होता इधर की, तो उसमें कहीं ना कहीं बाहर चलेगा। लेकिन पृथ्वी के अंदर बहुत सारे डेंसिटी वाले परत हैं, यहाँ से एनर्जी निकालना मुश्किल है, इसीलिए यहाँ से विस्फोट होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी की जो ऊपरी परत को फाड़ कर लावा बाहर निकलता है अपने अंदर की ऊष्मा को बराबर मेंटेन बनाने के लिए। इतना टेम्परेचर के बारे में पृथ्वी के आंतरिक संरचना समझ लिए, कितना समझ लिए यहाँ पे, प्रत्यक्ष सूरत में कुछ देख लिए हम, घनत्व देख लिए, तापमान देख लिए, अब दाब बचा। ठीक है, दाब देख लेते हैं। पृथ्वी दाब तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दाब क्या है, पहले हम दाब के बारे में समझ लेते हैं। दाब क्या है, दाब एक प्रकार का क्या है, बल है। ठीक है, दाब बराबर फार्मूला भी होता है, बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ये तो फिजिक्स में पढ़े रहे हैं, बल बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अभी हम इसको तो बस फार्मूला देखा दिए। अब दाब से हम क्या करेंगे, पृथ्वी के आंतरिक संरचना, इससे क्या संबंध है, प्रेशर से तो भी समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। पृथ्वी के हम देखते हैं, पृथ्वी लेते हैं, एक अर्थ है, मान लो एक अर्थ है,
और पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई के साथ जैसे जैसे जाएंगे, जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम जाएंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर क्यों बढ़ेगा? भारी एलिमेंट इसके अंदर हैं, भारी पदार्थ इसमें उपस्थित हैं, इसीलिए इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में भारी पदार्थ हैं, और प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, अगर किसी भी पदार्थ, मान लो एक डब्बा में एक पदार्थ है, ठीक है, और इसका प्रेशर बहुत बढ़ा रहे हैं, अंदर टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अभी देखिए कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये इतना एक अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, धीरे धीरे इतना प्रेशर हो जाएगा, इतना प्रेशर हो जाएगा कि टेम्परेचर जो बढ़ रहा है तो कुछ यहाँ तो पिघला पदार्थ है मेंटल की ओर में, लेकिन कोर के अंदर जाओगे तो इसके अंदर प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि इसको पिघलाने से जितना टेम्परेचर इसको पिघलाने में चाहिए उससे ज़्यादा प्रेशर इसको दे देता है, जिससे पिघल नहीं पाता है, सॉलिड बन जाता है। टेम्परेचर है इसका, लेकिन प्रेशर इसको टेम्परेचर की तुलना में ज़्यादा यहाँ पड़ी है, इसलिए प्रेशर की वजह से ही सॉलिड बन जाता है। तो पृथ्वी के आंतरिक अगर भाग में अगर हम देखा जाए तो रिलेट किया जाए तो इसके अंदर से, तो पृथ्वी के अगर अंत केंद्र की तरफ जाएंगे तो प्रेशर में वृद्धि होती है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में भारी पदार्थ उपस्थित हैं, ठीक है। अब अत्यधिक दबाव के कारण क्या होता है कि ठोस पदार्थ अत्यधिक तापमान में भी अपनी ठोस अवस्था बनाए रखेगा। जिसके अंदर अभी बोले ना कि टेम्परेचर कितना ही बढ़ा देंगे, अगर प्रेशर उसके अंदर बहुत हार्ड हम डाल देंगे, टेम्परेचर चाहे 10,000 डिग्री सेल्सियस क्यों ना बढ़ा दें, अगर प्रेशर 10,000 के मुकाबले अगर मान लो, अगर हम एग्जाम्पल से अगर हम लेते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस है ना, वो 10 मतलब कि पास्कल दाब के बराबर है। 1 डिग्री 10 पास्कल दाब को टेम्परेचर अगर इस पे किसी पदार्थ पे लगाया जाए तो 1 डिग्री सेल्सियस से ही पिघल जाएगा। अगर हम इसको 10 डिग्री सेल्सियस देते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर 100 होगा, लेकिन यहाँ पर 200 प्रेशर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये टेम्परेचर की तुलना में प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर बढ़ने का मतलब है कि ये सॉलिड जो है, जो ठोस पदार्थ है, पिघलेगा कि सॉलिड में रह जाएगा ना सॉलिड में। टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ पाया जितना कि प्रेशर बढ़ गया, यानी कि सॉलिड स्टेज अपना बनाए रखेगा, टेम्परेचर से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रेशर ज़्यादा हो जाने के कारण। अब यहाँ तो हम सब देख लिए कि दाब और पृथ्वी के आंतरिक संरचना, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो प्रेशर में वृद्धि होती है, केंद्र पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए केंद्र पर का जो पदार्थ है वो सॉलिड स्टेट में होता है। अब पूरा जानकारी हम इसमें प्राप्त कर लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत में। अब ये वाला जो है वैज्ञानिक स्रोत, जो है वैज्ञानिक स्रोत में जो भूकंपीय तरंग होंगे, पी और एल और जो तरंग है, एस तरंगे, ये तीनों के पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे, तीनों तरंग को हम कल वाली वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। इसमें लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम इसको इतना पर रोक देते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम समझ लिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, पृथ्वी के अंदर के बारे में टेम्परेचर देख लिए, खनन करके देख लिए, ज्वालामुखी देख लिए, अप्रत्यक्ष स्रोत में घनत्व देख लिए, तापमान देख लिए, दाब देख लिए। अब ये बचा इतना वैज्ञानिक स्रोत। अब वैज्ञानिक स्रोत से हम रिलेट करेंगे कि पृथ्वी के अंदर वाले भाग में जो लिक्विड स्टेट है, और कहाँ लिक्विड है या कहाँ सॉलिड है, कितना टेम्परेचर पे है और कितने अंदर गहराई पर है, और इसके अंदर जो क्रस्ट मेंटल कोर के बीच में जो डिवाइड करता है उसको नाम क्या है। जो एक पृथ्वी है, इसके अंदर है क्रस्ट मेंटल कोर होता है ना, क्रस्ट मेंटल कोर, इसके अंदर एक और इसके एक अंदर एक और पृथ्वी है, इसके हम एक अथी बांधने के लिए बता रहे हैं, इतना पृथ्वी है नहीं इसके अंदर, डेंसिटी के हिसाब से क्रस्ट मेंटल कोर है, ठीक है। क्रस्ट मेंटल कोर हम बांट देंगे, क्रस्ट मान देंगे, मेंटल क्रस्ट हो जाएगा, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया। अब कोर के अंदर आउटर कोर और इनर कोर दो गो होता है, ठीक है। कोर के अंदर क्या होता है, आउटर कोर और इनर कोर दोनों होता है। मेंटल के अपर मेंटल, लोअर मेंटल, क्रस्ट में ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट, दोनों के बीच में कौन डिवाइड करता है। डिवाइड से हम क्यों डिवाइड बांटते हैं, डिवाइड का मतलब है ये क्या है, इसके अंदर डेंसिटी D1 है, यहाँ पे D2 है, दोनों के बीच में डेंसिटी का फ़र्क है, इसीलिए हम बांटते हैं। कोनार्ड हो गया, रिबिक हो गया, गुटेनबर्ग हो गया, लेहमान हो गया, ये सब के
हम कल अध्याय पूरी अच्छी तरह से करेंगे। सिस्मोलॉजी में पढ़ेंगे कि हम तरंग यहाँ से उत्पन्न हुआ तो कहाँ गया, सबसे पहले सतह पे कौन जाता है, भूगर्भिक तरंग किसको कहते हैं, सतही तरंग किसको कहते हैं, इस सब अध्याय हम आने वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना वीडियो समझ में आई, ये अच्छा लगा वीडियो। अब हम तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा वीडियो लगा। आने वाली वीडियो में हम आगे की ओर बढ़ेंगे।